हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीयूटी कलाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी को लेकर के। इस बार जनरल टेस्ट वाला जो सेक्शन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो आपको अच्छे खासे जीके जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि सीयूटी के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। डिटेल में चीजें नहीं पूछी जाएगी। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, विच कंट्री एडोप्टेड द सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला एज इट्स नेशनल एंथम इन 1971, है ना। अमार सोनार बांग्ला नाम से पता चल रहा है कि कौन सा देश हो सकता है जिसका ये राष्ट्रगान हो सकता है। तो बांग्लादेश का ये अमार सोनार बांग्ला सॉन्ग है जो कि राष्ट्रगान है। और इसके जो राइटर है वो कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। 1905 में लिखा था इन्होंने ये सॉन्ग। और अब 1971 में जाकर के ये राष्ट्रगान कैसे बना? तो जो बंगाल से रिलेटेड जितने भी आंदोलन थे उसमें इस गीत को गाया जाता था। और बाद में जैसे ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली तो इन्होंने इसे राष्ट्रगान के रूप में एडॉप्ट कर लिया। तो लिखा किसने था, या बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है, और उसके अलावा ये राष्ट्रगान कब गाया जाता था, वो सारी की सारी बातें हैं वो क्लियर हो गई। Who was the first president of the All India Trade Union Congress, जिसे हम लोग AITUC के रूप में भी जानते हैं। और ये बात हो रही है 1920 को लेकर के। तो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जी को एक और भी अच्छे काम के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन से तो इनका संबंध है ही, लेकिन भारतीय श्रमिकों की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो वो भी आपके कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। और AITUC के पहले जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है तो वो भी कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, द फॉल इन द एक्सचेंज रेट which reduce the value of currency of one country compared to the currencies of other countries is called। विनिमय दर में गिरावट जो अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में किसी एक देश की मुद्रा के मूल्य को कम करती है, ये डीवैल्यूएशन के रूप में जानी जाती है। डीवैल्यूएशन कौन कर सकता है? तो एक तो जो राष्ट्र का बैंक जैसे हमारे भारत में RBI या फिर सरकार है वो ये कदम उठा सकती है। और ये डीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, क्या कारण है इसका? तो व्यापारिक घाटे को कम करने के लिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देश में व्यापारिक घाटों को या व्यापारिक घाटे को कम करने के लिए आपकी डीवैल्यूएशन या फिर हम इसे बोलते हैं अवमूल्यन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप सोचेंगे कि हम देखो कम टाइम में अच्छे खासे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब समय कम हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो। द हेल्थ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम लोग HDI के रूप में भी जानते हैं, इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक का निर्धारण किया जाता है? तो इसे बोलते हैं हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, प्रत्याशा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके कितने समय तक जीवित रहने की जो आशा है, यहाँ से भी इस चीज को हम समझ सकते हैं। या इससे एक और बात भी पता चलती है कि देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी सुदृढ़ है, इस बात से भी पता चलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो सिंधु नदी सिंह के द्वार के रूप में जाना जाता है उस जगह को, उस नाले से शुरू होती है। तिब्बत हिमालय भी हम उसे बोल सकते हैं, तिब्बत हिमालय के रूप में भी आपको ऑप्शन है वो देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इसका जो लास्ट पॉइंट है वो अरेबियन सी, अरब सागर में जाकर के ये मिलती है। जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में जाकर के मिलती है। तो ये भी दो क्वेश्चन आपके हो गए। शुरू कहाँ से होती है? तिब्बत से, तिब्बत हिमालय या सिंह का मुख के रूप में भी उसे जाना जाता है उस जगह से, और अरब सागर में जाकर के मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंटल रेनफॉल के रूप में, मतलब फ्रंटल रेनफॉल के रूप में किसे जाना जाता है? और ये फ्रंटल रेनफॉल होती क्या है, किस वजह से होती है? तो बेसिकली इसे जाना जाता है जो साइक्लोनिक रेनफॉल है, चक्रवातीय जो वर्षा है उस रूप में। होता क्या है, जब
वार्म एयर है वो मीट करती है कोल्ड से, तो गर्म और ठंडी हवाएं हैं जब आपस में मिलती है तो भीषण वर्षा होती है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल के रूप में जानते हैं। हिंदी में इसे वाताग्रह वर्षा बोलते हैं, या फिर इसी का ही दूसरा नाम क्या है, साइक्लोनिक रेनफॉल या चक्रवातीय वर्षा के रूप में इसे जाना जाता है, जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिलती है। नेक्स्ट है आपके पास में अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट फॉर्म बाय द फॉलोइंग वाटर। देखो ये पूछना चाहता है इज नॉट फॉर्म। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सी भू आकृति जल प्रवाह द्वारा निर्मित नहीं है, ये बोल रहा है नहीं है, तो कौन कौन सी है। जल प्रवाह, प्रभावी जल के द्वारा जो आकृतियां बनती है, ऑक्सबो लेक भी बनती है, डेल्टा भी बनता है, और जो आपके फ्लूड प्लेन से बाढ़ के मैदान है ये भी बनते हैं। भू आकृति प्रवाही जो जल होता है उसके थ्रू, देखो ये होगी ऑक्सबो लेक हो गई आपके, ये इस टाइप की ऑक्सबो लेक होती है। उसके अलावा डेल्टा है वो इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा नहीं निर्मित होती है, तो बरखान है वो भू आकृति प्रवाही जल के द्वारा नहीं बनती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट कॉज गोइटर। गोइटर को लेकर के पूछा जा रहा है, ये बेसिकली आपके थायराइड से रिलेटेड है। अगर मान लो कि किस पोषक तत्व की कमी होती है जिससे कि आपका थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से गेंगा रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। और ये बेसिकली यहाँ से थोड़ी सी है जो ऐसे सूजा हुआ सा लगता है, उठा हुआ सा भाग लगता है, जिससे कई बार किसी भी व्यक्ति का ऐसे उठा हुआ भाग होता है तो हम उसे कहते हैं क्या गेंगा रोग हो गया क्या, तो गेंगा रोग है। गोइटर जिसे बोलते हैं वो होता है आयोडीन की कमी से, है ना। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज भी इस विधि को काम में लिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके अंदर जो मोम साचा विधि थी उसका प्रचलन किया जाता था, किस लिए किया जाता था, या ये जो विधि थी वो क्या थी। तो आज भी आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कोई आपको मूर्ति बनानी है या कोई भी किसी भी टाइप का शेप बनाना है, तो आजकल तो मेटल को क्या करते हैं गर्म करके और फिर ठंडा किया जाता है किसी सांचे में डाल करके। लेकिन पुराने जमाने के अंदर हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मूर्तियां बनाई जाती थी, ब्रोंज की मूर्तियां बनाई जाती थी, तो उन मूर्तियों को बनाने के लिए वैक्स तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे पहले जो भी मूर्ति बनानी थी उसको पहले मोम से बनाया जाता था, फिर उसे ढक दिया जाता था, फिर गर्म किया जाता था तो मोम पिघल जाती थी, और पिघले हुए हिस्से के अंदर जो खाली जगह बचती थी उसके अंदर ब्रोंज है वो वापस से डाला जाता था, जिससे जिस शेप की उनको मूर्ति बनानी होती थी तो वो बन जाती थी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखो यदि आप अदालत पाती है कि आपने खुद से ही अपने आप को कोई उपाधि दे दी, या आपने अपने आप से ही अपने आप को अधिकारी घोषित कर दिया जबकि आप अधिकारी नहीं हैं, तो इस बेसिकली इसकी जो अवहेलना है या फिर इसे रोकने के जो आदेश है वो आपको किस कानूनी आदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि मैं आज से महाराजा धीराज, या मैंने खुद को बोल दिया कि मैं आज से ये अधिकारी हो गया जी, है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए जो कानून है, कानूनी आदेश है, उसे अधिकार प्रच्छा के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। वैसे उपाधियां अब खत्म भी कर दी गई है, पहले किसी जमाने में उपाधियां हैं वो दी जाती थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स एज ए हार्ड आउटर कवरिंग इन प्लांट्स एंड ग्रेजुअली गेट ट्रांसफॉर्म इनटू ए सीड। आपको पता होगा जो ओविल या बीजांड जिसे हम बोलते हैं, तो बीजांड से ही बीज बनते हैं, बीजांड से ही क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। ये आपके बीजांड का एक भाग हो गया। बीजों का जो रूपण है या बीजों की जो उत्पत्ति है वो बीजांड से। यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि निम्न में से कौन सा एक पौधे में कठोर बाह्य आवरण के रूप में विकसित होता है जो धीरे धीरे बीज के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो वो कौन है, बीजांड के रूप में। Where was the first Supreme Court established by the English East India Company in 1773? 1773 के अंदर जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो की गई थी कलकत्ता के अंदर। ये देखो प्यारी सी इमेज भी है। और 1773 के अंदर जो भारत के ऊपर अधिकार था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ब्रिटिश राज तो बाद में आया था।
1857 की क्रांति के बाद। इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड्स ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की थी? तो ये मांग की गई थी लखनऊ में 1935 में। अब यहाँ से मतलब इस चीज़ के लिए हमेशा मांग हुई, जैसे 1940 में लाहौर के अंदर आपको देखने को मिलेगी कुछ डिमांड ऐसी, तो आपकी करेक्ट आंसर क्या होगा? 1935 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एल्केलाइज टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड। लवण और जल के उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों एक साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को एम्फोटेरिक बोला जाता है। उभयधर्मी, क्या बोला जाता है? उभयधर्मी। उभयधर्मी के रूप में इन्हें जाना जाता है। एम्फोटेरिक आप ध्यान रखना, जिसमें लवण और जल के उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों एक साथ अभिक्रिया करते हैं, तो उस धातु ऑक्साइड को एम्फोटेरिक या उभयधर्मी के रूप में जाना जाता है। द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7 होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। तो बहुत ही प्यारा सा सेशन था ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा, और निश्चित रूप से ऐसे सेशन आपको और भी देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट हम लेकर के चल रहे हैं, जिसके अंदर कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सके और आपकी प्रैक्टिस है उसको जांचा जा सके, तो इसी के लिए ये सेशन रखा गया है। तो अपने CUT कलाम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस बार अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के ही दम लेना है। तो इसी आशा के साथ में मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। इसकी PDF जो है वो कलाम CUT टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलने वाली है। जय हिंद दोस्तों।